हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर पॉलिटेक्निक केमिकल गुरु। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम सभी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स जो कि आपके थर्ड सेमेस्टर में केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में पढ़ाया जाता है। यह आपका एक सब्जेक्ट है दोस्तों। इस सब्जेक्ट के अंदर आप सभी का फर्स्ट चैप्टर आता है, इंट्रोडक्शन चैप्टर जिसे कहते हैं। तो इसके अंदर आप सभी का सिलेबस आप सभी को होम स्क्रीन पे शो कर रहा होगा आपके। तो जो सिलेबस है आप इसको नोट भी कर सकते हैं। मैं आप सभी को सिलेबस इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे आप सभी को पता चल सके कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के बारे में, जो कि होती है डेंसिटी एंड विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट एंड काइनेमेटिक। तो ये सब क्या है दोस्तों? प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स हैं। प्रेशर, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, कोशन, एडिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद आप पढ़ेंगे मैनोमीटर्स से, टाइप ऑफ मैनोमीटर, यू, इंक्लाइन, डिफरेंशियल, और इनके इक्वेशन पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्लूइड, आइडियल एंड एक्चुअल, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, इंक्लूडिंग टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। तो दोस्तों, अगर आप सभी को आपका अपना सिलेबस नहीं पता है तो आप यहाँ से अपने सिलेबस को देख भी सकते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें से जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर कितने मार्क्स के क्वेश्चन इस सिलेबस से पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैक्सिमम आपका 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ लिया जाता है। आपके फर्स्ट चैप्टर में और भी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे कि फ्लूइड फ्लो फिनोमिना। तो फ्लूइड फ्लो फिनोमिना में आपका क्या आता है? लेमिनार फ्लो, शियर रेट, शियर स्ट्रेस, रेयोजाक्रल और प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड एंड टर्बुलेंस। तो दोस्तों, इसमें से आपका लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंस फ्लो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है फ्लूइड्स। जैसा कि हम सभी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि फ्लूइड क्या होता है। तो फ्लूइड वह पदार्थ होते हैं जो सामान्य ताप पर बहने की क्षमता रखते हैं। मतलब क्या है? फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच इज कैपेबिलिटी टू फ्लो इन अ नॉर्मल टेम्परेचर और अपना आकार कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं। तो क्या है दोस्तों? ये अपना आकार नॉर्मल नहीं रख पाते हैं, मतलब कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं। इनका आकार क्या होता है? बदलता रहता है। लेकिन जिस वेसल में रखा जाता है उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं। क्या होता है दोस्तों? जो फ्लूइड्स होते हैं इनका एक डिफिनिट शेप नहीं होता है। आप इस तरीके से समझिए, जो फ्लूइड होते हैं उनका एक डिफिनिट शेप नहीं होता है। इसको क्या होता है, इसमें जिस वेसल के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर, जिस कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर भी हम इसको रखते हैं उसी की तरह ये शेप ग्रहण कर लेता है। आई थिंक दोस्तों आप सभी को फ्लूइड बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आप सभी को हिंदी में फिर से बता देता हूँ कि फ्लूइड एक ऐसा पदार्थ होता है जो सामान्य ताप पर बहने की क्षमता रखता है तथा इसके पास कोई भी डिफिनिट शेप नहीं होता है, मतलब कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। लेकिन जिस वेसल में, जिस कंटेनर में हम इसको रखते हैं उसी आकार को ये ग्रहण कर लेता है। तो फ्लूइड को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। फ्लूइड के बाद आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में क्या आता है? सबसे पहला आता है मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी को समझ लेते हैं। मास डेंसिटी क्या होती है? मास डेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द mass per unit volume at standard temperature and standard pressure is called mass density. It is denoted by rho. तो दोस्तों, मास डेंसिटी को आप ऐसे बता सकते हैं, हिंदी में समझ लीजिए। यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, आप अच्छे से अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। तो मास डेंसिटी को रो द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? रो द्वारा। ऐसे आप बना सकते हैं, इसका सिंबल ऐसे होता है, रो द्वारा दर्शाया जाता है। मास डेंसिटी को हम ऐसे बता सकते हैं कि ये हमारा अनुपात होता है मास अपॉन वॉल्यूम का, एक निश्चित नहीं, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पर। आप निश्चित भी बोल सकते हैं, एक निश्चित ताप और दाब पर। तो मास डेंसिटी को हम ऐसे बता सकते हैं कि ये हमारा अनुपात होता है मास बटे वॉल्यूम का। यूनिट की बात कर लें तो यूनिट ऑफ मास डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जो यूनिट होती है मास डेंसिटी की वो क्या होती है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। अब मैं आप सभी को विस्कोसिटी बताऊंगा जो कि अपने सिलेबस में है।
तो विस्कोसिटी क्या होता है, काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछे भी जाते हैं। जो क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं और जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं सब क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊँगा, जिससे कि आप सभी का क्वेश्चन कोई भी छूट ना पाए आपके एग्ज़ाम में। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो आपको मैं बता दूंगा। जैसे कि विस्कोसिटी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा सरफेस टेंशन। जी हाँ दोस्तों, 5 नंबर में 2 ठो दे देगा, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन कहेगा बताइए। उसके बाद न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ये सब आते हैं क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छे से समझाऊंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो विस्कोसिटी क्या होता है, किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी वह प्रॉपर्टी है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गया, विस्कोसिटी क्या है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, विस्कोसिटी क्या है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी वह प्रॉपर्टी है जो फ्लूइड की लेयर के बीच सापेक्ष गति का विरोध करती है। तो क्या है दोस्तों, विस्कोसिटी क्या है, फ्लूइड, जैसे मान लीजिए ये फ्लूइड के 2 लेयर हैं, इनके बीच में क्या हो रहा है, सापेक्ष गति। जैसे ये 2 लेयर जा रहे हैं, अब इनके बीच में ये वाला जो है, ये वाला, ये क्या कह रहा है, सापेक्ष गति का विरोध कर रहा है। तो इस फ्लूइड को क्या कहेंगे हम, विस्कोसिटी। तो आई थिंक दोस्तों समझ में आ गया होगा। किसी 2 फ्लूइड के लेयर के बीच में या फिर किसी फ्लूइड के लेयर के बीच में जो 2 फ्लूइड मतलब हैं हमारे, अगर वो सापेक्ष गति कर रहे हैं तो उनका जो विरोध करता है उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो समझिए, हिंदी में लिखा हुआ है, किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी वह प्रॉपर्टी है जो, मतलब विस्कोसिटी क्या है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी है जो फ्लूइड की लेयर के बीच सापेक्ष गति का विरोध करती है। तो क्या है दोस्तों, ये फ्लूइड के लेयर के बीच में सापेक्ष गति का विरोध करती है। कौन करता है, विस्कोसिटी। पतले फ्लूइड की विस्कोसिटी कम होती है, मतलब जो थिन लेयर ऑफ विस्कोसिटी होती है, पतले थिन लेयर ऑफ फ्लूइड होते हैं, उनकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। थिन लेयर ऑफ फ्लूइड की विस्कोसिटी कम होगी। उसी जगह मोटे लेयर मतलब गाढ़े लेयर की जो विस्कोसिटी होती है, गाढ़े फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। तो यहाँ से 2 पॉइंट और समझ में आ गया होगा। एक बार अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। विस्कोसिटी क्या है, फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है जो फ्लूइड के लेयर के बीच सापेक्ष गति करती है। ठीक, पतले फ्लूइड की विस्कोसिटी कम होती है और उसी जगह पे जो मोटे फ्लूइड होते हैं उनकी विस्कोसिटी अधिक होती है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अपने सिलेबस में नहीं है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, मैं आप सभी को काइनेमेटिक विस्कोसिटी समझा देता हूँ। काइनेमेटिक विस्कोसिटी लिक्विड की डायनेमिक विस्कोसिटी तथा डेंसिटी के रेशियो के बराबर होता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम ऐसे बता सकते हैं कि ये हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी तथा डेंसिटी का अनुपात होता है। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मूला आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, V = N/ρ। तो ये क्या है, हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, जहाँ पे डायनेमिक विस्कोसिटी को इन के द्वारा से एक सेकंड, प्लस नहीं दिख रहा। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी को कैसे बताया गया है, इसके द्वारा बताया गया है, तथा डेंसिटी को ρ के द्वारा दर्शाया गया है। तो अब यूनिट देख लेते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। यूनिट क्या होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, मीटर/सेकंड। कंप्रेसिबिलिटी, जी हाँ दोस्तों, कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लूइड की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ने से उसके वॉल्यूम में परिवर्तन हो जाता है, उसे कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो दोस्तों अच्छे से समझिएगा, फ्लूइड की कौन सी प्रॉपर्टी है, फ्लूइड की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ने से उसके वॉल्यूम में परिवर्तन हो जाता है। कंप्रेसिबिलिटी को समझिएगा दोस्तों, ये क्या है, फ्लूइड की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता है और वॉल्यूम में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तब हम क्या कहेंगे, ये कंप्रेसिबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, कंप्रेसिबिलिटी भी फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है। जैसा कि हमने जाना कि जो विस्कोसिटी था, काइनेमेटिक विस्कोसिटी था, डेंसिटी था, ये सब क्या है,
फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, वैसे ही कंप्रेसिबिलिटी भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता है जिसके कारण वॉल्यूम में परिवर्तन आता है और क्या होता है, इसी को हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो अब बात करते हैं वेपर प्रेशर की। जब लिक्विड किसी क्लोज टैंक में स्थित होता है तो लिक्विड के ऊपर खाली स्थान पर वेपर भरे होते हैं। समझिएगा दोस्तों, जब लिक्विड किसी क्लोज टैंक में, जैसे समझिए यहाँ पे ये एक क्लोज्ड टैंक है और यहाँ पे क्या है, आपका लिक्विड फिल है। तो अब यहाँ क्या होगा दोस्तों, वेपर होंगे। यहाँ क्या होगा, पूरा वेपर होगा। तो समझिएगा, जब लिक्विड किसी क्लोज टैंक में स्थित होता है तो लिक्विड के ऊपरी स्थान पर वेपर भरे होते हैं। यदि वेपर लिक्विड सरफेस पर प्रेशर डालती है जिसे वेपर प्रेशर कहते हैं। तो क्या है दोस्तों, जब लिक्विड किसी भी क्लोज टैंक में स्थित होता है तो लिक्विड के ऊपर खाली स्थान पर वेपर भरे होते हैं। ठीक है, यही वेपर लिक्विड सरफेस पर प्रेशर डालती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। तो जो प्योर एयर एक्सर्ट है, जो मतलब प्योर एयर होते हैं, वो कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, 101.325 किलो पास्कल। और जो वाटर होते हैं वो कितना, एट 373.15 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो इन दोनों का यहाँ पे बताया गया है, एयर का और वाटर का कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट होता है, मतलब निकलता है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को वेपर प्रेशर बता दे रहा हूँ। जब भी कोई लिक्विड किसी भी क्लोज टैंक पर स्थित होता है तो उसके ऊपरी भाग पर क्या होता है, वेपर भरे होते हैं और उन्हीं वेपर लिक्विड सरफेस पे प्रेशर डालते हैं, तब हम कहते हैं कि ये हमारा वेपर प्रेशर है। अब समझते हैं सरफेस टेंशन को। किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन वह फोर्स है। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गया दोस्तों, सरफेस टेंशन क्या है, एक फोर्स है। तो किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन वह फोर्स है जो लिक्विड के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर पृष्ठ के तल में तथा रेखा के लंबवत कार्य करता है। इसे टी से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों सरफेस टेंशन देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा अच्छे से, T = F/L। तो सरफेस टेंशन क्या है, लिक्विड का सरफेस टेंशन वह फोर्स है किसी लिक्विड का, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सरफेस टेंशन सबका होता है तो यहाँ पे हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन वह फोर्स है जो लिक्विड के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांकिक लंबाई पर पृष्ठ के तल में तथा रेखा के लंबवत कार्य करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं और इसे टी के द्वारा डिनोट किया जाता है। इसका जो यूनिट होता है वो Nm/मीटर होता है। कैपिलरिटी अपने उसमें नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस लॉ स्टेट दैट द विस्कोसिटी फोर्स ऑफ फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। यहाँ पे विस्कोसिटी ग्रेडियंट होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं होगा। तो समझिएगा क्या कह रहा है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है वो क्या कह रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कि जो विस्कोसिटी फोर्स है मतलब F है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। तो यही हमारा न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। यह आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन देख लीजिएगा आप, प्रोपोर्शनल टू ए। तो सॉरी दोस्तों, F प्रोपोर्शनल टू ए, F प्रोपोर्शनल टू du/dy, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कंबाइनिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट F प्रोपोर्शनल टू ए du/dy। मतलब ये क्या है दोस्तों, एरिया के और वेलोसिटी ग्रेडियंट दोनों के प्रोपोर्शनल हैं। तो एक बार एरिया के प्रोपोर्शनल किए हैं और एक बार वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल किए हैं। तो दोनों को प्रोपोर्शनलिटी के बाद इसका इक्वल टू साइन आता है जहाँ पे माइनस साइन du/dy होता है। और ये जो n है तो ये क्या है, हमारा विस्कोसिटी कोफिशिएंट है। आई थिंक दोस्तों न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स। जी हाँ दोस्तों, जितना क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एकदम अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड को कितने प्रकार में वर्गीकृत, इसका वर्गीकरण पढ़ लेते हैं फ्लूइड का। तो इसको आइडियल फ्लूइड में और रियल फ्लूइड में, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में वर्गीकरण किया गया है। तो ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो समझिएगा। मैं आप इंग्लिश में लिखा है, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आप सभी को हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा, हिंदी में आप सभी को बता दूंगा, जिससे आप अच्छे से हिंदी में नोट्स बना सकें। तो यहाँ पे आइडियल फ्लूइड बताया गया है। एन आइडियल फ्लूइड वन विच हैव नो विस्कोसिटी एंड नो कंप्रेसिबिलिटी एंड आल्सो नो सरफेस टेंशन। तो एक आइडियल फ्लूइड एक ऐसे फ्लूइड्स होते हैं, अच्छे से लिख लीजिएगा दोस्तों, मैं आप सभी को बता रहा हूँ। एक आइडियल फ्लूइड एक ऐसे फ्लूइड होते हैं जिसके पास ना तो कोई विस्कोसिटी, ना तो कोई कंप्रेसिबिलिटी और ना ही तो सरफेस टेंशन होता है। तो आइडियल फ्लूइड को हम ऐसे बता सकते हैं जिसके पास ना तो सरफेस टेंशन, ना तो कंप्रेसिबिलिटी और ना ही तो विस्कोसिटीज होती हैं। दिस टाइप ऑफ फ्लूइड इज़ नॉट प्रेजेंट इन नेचर। और इस टाइप के फ्लूइड प्राकृतिक में नहीं पाए जाते हैं। क्या है दोस्तों, आइडियल फ्लूइड हमारे एक ऐसे फ्लूइड होते हैं जो कि प्राकृतिक में नहीं पाए जाते हैं, और इनमें ना तो विस्कोसिटी, ना तो कंप्रेसिबिलिटी और ना तो सरफेस टेंशन होता है। फ्लूइड हैविंग लो विस्कोसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी क्रिएटेड टू बी अ आइडियल फ्लूइड। ऐसे फ्लूइड जिसके पास लो विस्कोसिटी और लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, उसे हम आइडियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं, जैसे कि वाटर, एयर एटसेट्रा। तो यहाँ पे आप सभी को बता दिया गया है, वाटर, पानी, वायु हमारे क्या हैं, आइडियल फ्लूइड हैं। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं। आइडियल फ्लूइड एक ऐसे फ्लूइड होते हैं जिनके पास ना तो विस्कोसिटी होती है और ना तो कंप्रेसिबिलिटी होती है और ना तो सरफेस टेंशन होता है। इस टाइप के फ्लूइड प्राकृतिक में नहीं पाए जाते हैं। ऐसे फ्लूइड जिनके पास लो विस्कोसिटी और लो कंप्रेसिबिलिटी होते हैं, तो उनको हम आइडियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं, जैसा कि हमारा वाटर और एयर हो सकता है। आई थिंक दोस्तों आप सभी को आइडियल फ्लूइड बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं रियल फ्लूइड की। रियल फ्लूइड इज़ वन विच हैज़ विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड कंप्रेसिबिलिटी। दिस टाइप ऑफ फ्लूइड आर प्रेजेंट इन नेचर। तो रियल फ्लूइड ऐसे फ्लूइड होते हैं जिनके पास क्या होता है दोस्तों, सरफेस टेंशन होता है। मैंने आप सभी को सरफेस टेंशन भी बताया, विस्कोसिटी भी बताया और कंप्रेसिबिलिटी भी बताया इसके पहले। इसीलिए मैं अब आप सभी को रियल और आइडियल फ्लूइड बता रहा हूँ। तो रियल फ्लूइड एक ऐसे फ्लूइड होते हैं जिनके पास विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड कंप्रेसिबिलिटी तीनों पाए जाते हैं, और इस टाइप के फ्लूइड नेचर में भी पाए जाते हैं। तो इस वजह से इसे हम रियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। आइडियल फ्लूइड हमारे नेचर में नहीं प्रेजेंट होते हैं। इनके पास ना तो कंप्रेसिबिलिटी होती है, ना तो सरफेस टेंशन होता है और ना ही तो विस्कोसिटी होती है आइडियल फ्लूइड में। रियल फ्लूइड में ये तीनों चीज़ पाई जाती हैं। अब बात कर लेते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड की। थोस फ्लूइड विच फॉलो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। मैंने अभी आपको न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में बताया था। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के हिसाब से क्या था कि वो एरिया तथा विस्कोसिटी या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। मैंने आपको अभी एवब बताया था, अभी ऊपर ही जस्ट बताया था 1 से 1.5 मिनट पहले। तो आप न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को अगर वो किए हैं, स्किप किए हैं, तो उसको समझ लीजिएगा, तभी आपको न्यूटोनियन फ्लूइड समझ में आएगा। तो क्या बताया जा रहा है, ठोस फ्लूइड एक ऐसे फ्लूइड जो कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का पालन करते हैं, उसे हम न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। मतलब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के रूल को जो भी फॉलो करेगा उसे हम न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे। विस्कोसिटी ऑफ दिस फ्लूइड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो जो विस्कोसिटी होती है इस फ्लूइड की, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये हो गया न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का पालन नहीं करते हैं, उन्हें हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। जैसे कि विस्कोसिटी ऑफ दिस फ्लूइड डज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो जो इस फ्लूइड की विस्कोसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल नहीं होती है, किस चीज़ के, विस्कोसिटी ग्रेडियंट के, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। आई थिंक दोस्तों आप सभी को इतना बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं मैनोमीटर की। तो मैनोमीटर क्या है, मैनोमीटर आर डिफाइंड हैज़ द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड बाय बैलेंसिंग द कॉलम
ऑफ फ्लूइड और अनदर कॉलम ऑफ फ्लूइड। तो मैनोमीटर एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, दाब को मापने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ इंग्लिश में फिर से लिख दिया गया है, हिंदी में भी आगे आप सभी को देखने को मिलेगा। ये सब सिंपल मैनोमीटर आप सभी को हिंदी में लिखा है, पाइजोमीटर हिंदी में लिखा हुआ है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ इंग्लिश में लिखी गई है उसको मैं हिंदी में बताऊंगा, आप अच्छे से नोट्स में अपने लिख लीजिएगा, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो मैनोमीटर यहाँ पे बताया गया है। मैनोमीटर में क्या है, मैनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो ऐसे आप लिख लीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मैनोमीटर, मैनोमीटर को क्लासिफाई किया गया है, इसका वर्गीकरण किया गया है। किस प्रकार किया गया है आप देख सकते हैं। मैनोमीटर को दो भागों में बांटा गया है, सबसे पहले सिंपल और दूसरा डिफरेंशियल। तो जो सिंपल मैनोमीटर है उसमें यूट्यूब सिंगल कॉलम और पाइजोमीटर आता है, और जो डिफरेंशियल है उसमें यूट्यूब डिफरेंशियल तथा इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर आते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, जो सिंपल मैनोमीटर हैं उनको 3 भागों में तथा डिफरेंशियल को 2 भागों में बांटा गया है। लेकिन अपने सिलेबस में पाइजोमीटर नहीं है, तो हमको क्या पढ़ना है, यूट्यूब पढ़ना है, और ये भी नहीं है, सिंगल कॉलम मैनोमीटर भी नहीं है। यूट्यूब, यू इंक्लाइन और इन्वर्टेड, ये 3 प्रकार के अपने सिलेबस में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंपल मैनोमीटर क्या होते हैं। इसमें एक ग्लास ट्यूब होता है जिसका एक सिरा उस पॉइंट से कनेक्ट रहता है जिसका प्रेशर मेज़र करना होता है, तथा दूसरा सिरा एटमॉस्फेयर में खुला होता है। दोस्तों मैं आप सभी को एक बात बता दूं, एक चीज़ आप सभी को रिमेंबर कराना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने अपने फर्स्ट ईयर में MIM मतलब म्यूजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको अब आने वाले जितने भी मैनोमीटर्स हैं अच्छे से समझ में आएंगे। और हो सकता है कि अभी आपने रिसेंटली पढ़ा है, हाल में ही पढ़ा है, तो आपको याद भी हो। तो इससे आप सभी का फ़ायदा होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी सब्जेक्ट आप थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे, आपका कुछ नहीं बहुत सारे टॉपिक आप सभी को थर्ड ईयर में भी देखने को मिलेंगे। तो जो भी पढ़िएगा सेकेंड ईयर में बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही दिमाग लगा कर पढ़िएगा। अभी आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे केमिकल टेक्नोलॉजी, जिसका मैंने 17 से 18 लेक्चर और जितनी भी इंडस्ट्री थी उसके बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आपने उसको मिस किया है या फिर आप उसको नहीं देखे हैं या फिर आपको उसको पढ़ना है, तो आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिकल टेक्नोलॉजी थर्ड सेमेस्टर नाम से लिंक प्रोवाइड कर दी गई है। आप वहां से जाके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं केमिकल टेक्नोलॉजी का। दोस्तों केमिकल टेक्नोलॉजी का बताने का मेरा ये उद्देश्य था कि केमिकल टेक्नोलॉजी अगर आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है, तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में केमिकल टेक्नोलॉजी सेकेंड भी पढ़नी होगी। अभी जो आप केमिकल टेक्नोलॉजी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे वो इनऑर्गेनिक होगी। मतलब इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाएगा। जैसे कि आपका फर्टिलाइज़र हो गया, किसी भी फर्टिलाइज़र को कैसे बनाते हैं, NPK फर्टिलाइज़र हो गया, आपके फॉस्फेट हो गया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, ये सब क्या है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ये सब क्या है, फर्टिलाइज़र हैं और ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। तो इसमें आपको जो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है वो इनऑर्गेनिक होता है। तो इनऑर्गेनिक है, इसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा, शुगर हो गया, सोप हो गया, पल्प हो गया, पेपर हो गया, इन सारे चीज़ों के बारे में आप सभी को बताया जाता है, इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों मेरा बताने का यही उद्देश्य है कि जो भी पढ़िएगा अच्छे से पढ़िएगा। जैसे अगर आपने फर्स्ट ईयर में जितने भी मैनोमीटर्स थे आपके MIM के अंदर, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा, आपको दोबारा से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो पाइजोमीटर तो अपने सिलेबस में है नहीं, यूट्यूब मैनोमीटर है, इसके बारे में देख लेते हैं। यूट्यूब मैनोमीटर ये यू आकार की कांच के ट्यूब में होता है। क्या होता है दोस्तों, ये यू आकार के कांच के ट्यूब में होता है जिसमें एक लिक्विड भरा होता है। अभी मैं आप सभी को डायग्राम दिखाऊंगा जिससे आपको और क्लियर हो जाए। इस जिसमें क्या होता है, ये यू आकार के कांच में भरा होता है जिसमें एक लिक्विड होता है जिसे हैवी लिक्विड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हैवी लिक्विड कहते हैं। ये हैवी लिक्विड उस लिक्विड में नहीं घुलता है जिसका प्रेशर मेज़र करना होता है। तो क्या होता है दोस्तों, इसमें एक लिक्विड होता है जिसको हम हैवी लिक्विड के नाम से जानते हैं, और
ये लिक्विड उस लिक्विड में नहीं घुलता है जिसका प्रेशर हमें मेज़र करना होता है। इस यो ट्यूब का सिरा मेज़र मीडियम से कनेक्ट रहता है। क्या होता है दोस्तों, इस यो ट्यूब का सिरा जो है ये मेज़र मीडियम से कनेक्ट रहता है तथा इसका एटमॉस्फेयर खुला रहता है। ये डायग्राम है, आपके यूट्यूब दिया गया है। सिंपल यूट्यूब में बताया भी गया था कि जो भी यूट्यूब मैनोमीटर होते हैं उनका एक सिरा एक पॉइंट से कनेक्ट रहता है जहाँ पे हमको प्रेशर मेजरमेंट करना रहता है तथा दूसरा सिरा एटमॉस्फेयर में खुला रहता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि इसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसे हैवी लिक्विड के नाम से जानते हैं, और वो हमारा यहाँ बताया गया है उस लिक्विड के साथ में नहीं घुलता है जिसका प्रेशर हमको मेजरमेंट करना होता है। तो क्या करना होता है दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, यूट्यूब मैनोमीटर में जो लिक्विड होते हैं उनके प्रेशर को मेजरमेंट किया जाता है, सबसे पहला पॉइंट। तो इसमें क्या है, जो ऑपरेटस यूज़ किया गया है, जो भी इक्विपमेंट यूज़ किया गया है वो क्या होता है, यू आकार का होता है, यू आकार के कांच के ट्यूब में होता है जिसमें लिक्विड भरा होता है जिसे हैवी लिक्विड के नाम से जानते हैं। और ये हैवी लिक्विड उस लिक्विड के साथ में नहीं घुलता है जिसका प्रेशर हमें मेजरमेंट करना होता है। इस यूट्यूब का सिरा मेजर मीडियम से कनेक्ट रहता है, जैसे ये है। तो इसका एक सिरा क्या है, मेजर मीडियम से कनेक्ट है ये, तथा दूसरा सिरा एटमॉस्फेयर में खुला रहता है। ये वाला सिरा क्या है, एटमॉस्फेयर में खुला है। तो यहाँ पे आप सभी को मैंने बताया था कि इक्वेशन भी डिराइव करनी होगी। तो प्रेशर ऑन पॉइंट ए P1 दिया गया है, प्रेशर ऑन पॉइंट बी, ये देखिए यहाँ पे B दिया गया है। तो इस पॉइंट पर प्रेशर क्या है, P1 प्लस में P1GH1 है। प्रेशर ऑन पॉइंट सी P2, प्रेशर ऑन पॉइंट डी P2GS2, प्रेशर ऑन पॉइंट बी इक्वल टू प्रेशर ऑन पॉइंट डी। उसके बाद आपका इक्वेशन यहाँ से डिराइव हो जाता है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, इसका यूज़ हाई प्रेशर मेजरमेंट के लिए किया जाता है। इसका यूज़ गैसेस के प्रेशर मेजरमेंट के लिए किया जा सकता है। तो सिंगल कॉलम मैनोमीटर तो है नहीं अपने में। अब आता है इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो इंक्लाइन है अपने सिलेबस में, इसको पढ़ना होगा। उसके बाद डिफरेंशियल पढ़ेंगे। बस दोस्तों, डिफरेंशियल लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर में। तो इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर के बारे में जान लेते हैं। इस प्रकार के मैनोमीटर द्वारा प्रेशर आसानी से मापा जा सकता है। क्या होता है, इस प्रकार के मैनोमीटर के द्वारा क्या करते हैं, प्रेशर को आसानी से मापा जाता है। ये वर्टिकल टाइप मैनोमीटर से अधिक सेंसिटिव होता है। ये क्या होता है, वर्टिकल टाइप मैनोमीटर से अधिक सेंसिटिव होता है। इसमें भी लेफ्ट लिम्ब में रिजर्वायर होता है। क्या होता है, लेफ्ट लिम्ब में रिजर्वायर होता है तथा राइट लिम्ब 36 से 5 से 10 डिग्री एंगल पर इंक्लाइन रहता है। इसी वजह से इसको इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर के नाम से भी जानते हैं। इसमें इंक्लाइन लिम्ब का उद्देश्य स्केल का प्रसार करना होता है। दोस्तों, मैं आप सभी को अभी ही बता दूं, जब भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा मैनोमीटर से, तो वो आपसे कहेगा मैनोमीटर क्या होते हैं, मैनोमीटर को वर्गीकरण कीजिए, या फिर आप मैनोमीटर को बता दीजिए कितने प्रकार के होते हैं, उनको अच्छे से समझाइए कितने प्रकार के होते हैं और उनके बारे में बताइए। तो आपको क्या करना है, सिंपली आप सभी को मैनोमीटर डालने हैं, मैनोमीटर को क्लासिफिकेशन कर देना है। उसके बाद मैनोमीटर में आपको सिंपल मैनोमीटर के बारे में बता देना है, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था, और डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में बता देना है। यही 2 प्रकार के मैनोमीटर जब आप बता देंगे तो आपके सिलेबस का काम ख़त्म हो जाएगा, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको कौन कौन से मैनोमीटर याद करने हैं अच्छे से, सिंपल और डिफरेंशियल। तो सिंपल तो मैंने बता दिया है, डिफरेंशियल अभी आगे बताऊंगा। तो एक तो सिंगल कॉलम मैनोमीटर है जो कि इंक्लाइन है, तो ये भी अपने सिलेबस में दिया गया है, इस वजह से मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। तो इस प्रकार के मैनोमीटर में क्या होता है, प्रेशर को आसानी से मेजरमेंट किया जाता है। ये वर्टिकल टाइप मैनोमीटर से अधिक सेंसिटिव होता है। क्या होता है, हैज़ कंपेयर टू वर्टिकल टाइप मैनोमीटर इट इज़ वेरी सेंसिटिव। मतलब वर्टिकल टाइप मैनोमीटर से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसमें भी लेफ़्ट लिम्ब में एक रिजर्वायर होता है। मतलब क्या है, इसमें एक लेफ़्ट लिम्ब में रिजर्वायर है, जैसा कि आप सभी को देखने को मिल रहा है, तथा जो राइट लिम्ब होता है वो 5 से 6 डिग्री तक इंक्लाइन होता है, ये वाला पार्ट।
तो उसको यहाँ पे बताया गया है 5 से 10 डिग्री तक इंक्लाइन रहता है। तो यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल रहा है, ये आपका इक्वेशन यहाँ पे डिराइव किया जाएगा। सारे चीज़ों को पॉइंट आउट किया गया है कि यहाँ पे एच क्या है, H1 क्या है, अल्फ़ा क्या है, ये सब आप सभी को बता दिया गया है, माना गया है इसको। तो यहाँ से आपका इक्वेशन डेरिवेशन हो जाता है। आपको क्या करना है, ऐसा ही देख के आपको इक्वेशन को डिराइव कर लेनी है। अब आता है आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज़ किसी पाइप के किन्हीं दो बिंदु के बीच में प्रेशर डिफरेंस को मापने के लिए किया जाता है। तो सिंपल मैनोमीटर क्या था, वहाँ पे हम लोग प्रेशर को मेजरमेंट करते थे, और डिफरेंशियल मैनोमीटर में ये अंतर है, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस को मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। इसमें सिंपली एक यू ट्यूब होता है जिसमें हैवी लिक्विड भरा होता है। इस ट्यूब में दोनों सिरे के पाइप को उन बिंदुओं के बीच जोड़ते हैं जिन बिंदुओं के बीच का प्रेशर डिफरेंस ज्ञात करना होता है। तो समझिएगा, डिफरेंशियल मैनोमीटर के यूज़ किन्हीं दो पाइपों के बीच में प्रेशर डिफरेंस को मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। इसमें सिंपली एक यूट्यूब होता है जिसमें हैवी लिक्विड भरा होता है। इस यूट्यूब के दोनों सिरों को पाइप के उन बिंदुओं के बीच जोड़ते हैं जिनका प्रेशर डिफरेंस ज्ञात करना होता है, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके बाद क्या है दोस्तों, आपको इक्वेशन डिराइव कर लेनी है, बस क्वेश्चन यहीं पे छोड़ देना है। तो इक्वेशन डिराइव करने का दोस्तों, कैसे इक्वेशन डिराइव होगा, आप सभी को पॉइंट आउट कर दिया गया है सारी चीज़ों को। यहाँ पे ए है, बी है, H1 है और H है। तो यहाँ पे आपको बता देगा कि H क्या है। H क्या है, डिफरेंस ऑफ मर्करी लेवल इन यूट्यूब। क्या है, जो मर्करी लेवल का डिफरेंस है यूट्यूब के अंदर, उसे हम H के नाम से जानते हैं। H1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर B फ्रॉम मर्करी लेवल इन राइट लिम्ब। तो यहाँ पे बताया गया है, जो डिस्टेंस है किस चीज़ का, मरकरी का राइट लिम्ब से, उसे हम बी के नाम से जानते हैं। एस क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है किस चीज़ की, हैवी लिक्विड की, या फिर आप मरकरी के नाम से उसे जानते हैं। S1 क्या है, S1 ग्रेविटी ऑफ लिक्विड है, जो कि क्या कौन कौन से हैं, ए और बी हैं। तो प्रेशर हेड इन लेफ्ट लिम्ब अबव x माइनस एक्स। उसके बाद प्रेशर हेड इन राइट लिम्ब बता दिया गया है। इक्वेशन प्रेशर हेड इन राइट एंड लेफ्ट लिम्ब दोनों को सेपरेट आउट करने के बाद यहाँ पे आप सभी का इक्वेशन फाइंड आउट हो जाता है, और यही आपका मेन इक्वेशन था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आपका सेकंड चैप्टर होगा। इस चैप्टर से बस इतने ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप सभी को ये सारे क्वेश्चन के बारे में बता दिया।